firstly, thank you so much, Aruna, for doing this with us, and congratulations for थैंक यू शुभम। Paris qualification. ये आपका थैंक यू। सेकंड ओलंपिक्स है, तो वो मोमेंट बता सकते हैं जब आपको पता चला कि हाँ आप अब जा रहे हो वहाँ पे ओलंपिक्स के लिए, पैरालंपिक्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जब फर्स्ट टाइम मुझे पता चला था उस टाइम पे क्या था कि मैं नेशनल कैंप में थी, और नेशनल कैंप के बाद ये हो गया था कि टीम नहीं जा रही है एशियन क्वालिफिकेशन के लिए। हाँ और हाँ। मुझे कैंप के टाइम पे 2 बार कोविड हो गया था। तो ओवरऑल ये हुआ कि टीम नहीं जा रही है, कैंप लगा के सब घर जाएंगे। तो जैसे ही मैं घर आई कैंप अटेंड करके, मुझे एक कॉल आता है फेडरेशन से कि अगर आप अभी ओलंपिक्स नहीं जाती है तो अभी क्या करेंगी। मैं क्या, कुछ नहीं सर, अब ओलंपिक्स तो गया, मौका था वो चला गया, अब वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए ट्राई करूंगी या एशियन चैंपियनशिप के लिए ट्राई करूंगी, अभी और भी गेम्स बाकी हैं। बोले कि अगर इफ तुम्हें चांस मिलता है ओलंपिक्स जाने का तो क्या मेडल लेके आओगी। तो मैंने बोला कि सर कौन नहीं चाहता है ओलंपिक्स में मेडल लेके आना। वहां तक मुझे ये नहीं बताया था कि मेरा नाम आ गया आगे से। बस इतनी सी बात हुई थी। फिर उसके बाद पैरा ताइक्वांडो जो एसोसिएशन है उनके हेड का मुझे कॉल आता है कि लड़की कॉन्ग्रेचुलेशन, सपना पूरा हो गया। फिर मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गई थी कि ये क्या हुआ। तो टीम भी नहीं गई है, और उस टाइम पे मेरी वर्ल्ड रैंक 3 चल रही थी। तो तो मुझे उस हिसाब से वाइल्ड कार्ड एंट्री मिला था वर्ल्ड रैंक के हिसाब से और परफॉर्मेंस बेस के हिसाब से। जैसे ही उस टाइम तक मैंने सोशल मीडिया ओपन करके नहीं देखा था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जैसे ही सर का फोन आया मैंने अपना इंस्टा खोला, 1500 से ज्यादा मेंशन हो रखी हूँ कि क्वालिफाई क्वालिफाई, और मेरे को यकीन नहीं हुआ था सच्ची में। फोन रख के साइड में बैठ गई थी मैं तो थोड़ी देर के लिए कि अरे ये क्या हुआ। फिर मम्मी पापा को बताया, मम्मी पापा रो रहे थे, मैं भी रो रही थी कि हाँ फाइनली हो गया जो चाह रही थी। बस उसके बाद जो बैक टू बैक अचीवमेंट्स आती गई, भगवान का बस सब यही है। वी आर ग्लैड कि आप जा रहे हो पेरिस एंड आप रिप्रेजेंट करने वाले हो इंडिया को। आपकी जो टोक्यो, यू वर द फर्स्ट पैरा टाइकोंडो एथलीट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन टोक्यो, एंड वो जब एक्सपीरियंस था, जब आपको पता चला कि आप पहले भारतीय हैं, वो कैसा था आपके लिए? उस टाइम पे मेरे मन में जो ख्याल आने लगे थे कि जो बचपन से सोचती आ रही थी, अगर आप किसी से भी पूछते हो, किसी भी बच्चे से कि आप बड़े होके क्या बनोगे, तो नॉर्मली जवाब यही होते हैं कि मैं बड़े होके या तो पुलिस में जाऊंगी या फिर मैं डॉक्टर बनूंगी, समथिंग समथिंग। बट मेरे से जब भी कोई पूछता था मैं यही बोलती थी, मुझे ओलंपियन बनना है, मुझे ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है, बस इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं बनना है। तो जब ये नाम आया आगे से, तो तब तब वही दिमाग में घूमने लगा था कि हाँ फाइनली फाइनली जो मैं बचपन से सपना देख रही हूँ वो मेरा पूरा हो गया है। और फर्स्ट इंडियन की बात की, अपने देश को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना जब जहाँ पे ताइक्वांडो का कोई अभी तक ओलंपिक्स में नहीं गया है और आप वहां पे जा रहे हो, तो ये बहुत ही मतलब मैं उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कैसी फीलिंग थी। बस मैं उस चीज को फील कर सकती हूँ कि हाँ फाइनली ये होने जा रहा है। और जब मैं टोक्यो पहुंची, जब मैंने ताइक्वांडो एरेने में इंडियन फ्लैग देखा, तो मेरे लिटरली गूज बम्स आ रहे थे कि फाइनली ये हो रहा है। तभी की तभी मैंने वो चीजें कैप्चर करी थी कि हाँ इट्स टाइम फॉर इंडिया। आओ, लाइक आप जब बोल रहे हो तो मेरे भी यहाँ पे गूजबम्स आ रहे हैं, बिकॉज नेशनल फ्लैग कहीं भी इंटरनेशनल स्टेज पे देखना, एज अ फैन, एज एन एथलीट, वो बहुत बड़ा मोमेंट होता है सबके लिए। सो हम ग्लैड हैं कि ये हुआ, एंड यू वर द फर्स्ट वन टू डू इट। तो ये जो आपने बोला कि किसी भी बच्चे को पूछ लो कि उनको इंजीनियर या डॉक्टर बनना होता है, एंड आपने हमेशा से बोला कि आपको ओलंपियन बनना है, तो ये स्पोर्ट्स की रुचि जो है वो कब से और कहाँ से शुरू हुई? देखो श्री, मैं हरियाणा से हूँ, और हरियाणा के एथलीट्स में या कहीं पे भी आपके अंदर वो चीज होती है कि मार धाड़ आता ही आता है, अगर आप ना चाहो तो भी। मैं जब स्कूल में थी तो वही स्कूल में जब मार्शल आर्ट गर्ल्स को सिखाने के लिए आते थे, मैं अपने भाइयों को पीट देती थी। जब मुझे पता चला कि ताइक्वांडो, मुझे नहीं पता था कि ताइक्वांडो क्या होता है, और मेरा कोई स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना है पर्टिकुलरली। इससे पहले मैं एथलेटिक्स करती थी, 2 साल मैंने एथलेटिक्स किया है। उसके बाद जब मुझे पता चला ताइक्वांडो है, मैम ने बोला मुझे ट्राई करके देख लो, अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लेना।
तो मैं गई, मुझे लगा कि ये तो शायद कहीं ना कहीं मेरे लिए ही बना है। तो उस दिन से मैं रेगुलर हो गई, पापा को घर पे जाके बताया कि पापा ऐसे ऐसे गेम आया है और मुझे तो ये लेना है। पापा बोलने लगे कि नहीं, थोड़ा सा नॉकआउट सिस्टम वाला गेम है तो तुम मत खेलो, लग जाएगी। मैं कह रहे पापा क्या ही लगेगी, कोई बात नहीं, देख लूंगी। तो तब मैंने भिवानी से 1 साल भिवानी किया, उसके बाद में फिर मैं रोहतक शिफ्ट हो गई थी प्रोफेशनली। हम्म। फिर वहां से ही बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप, ये सब। मतलब अब जो भी शायद सुन रहे होंगे, अगर उनको लगता है कि अपने भाइयों को पीट सकते हैं तो वो टाइकोंडो प्लेयर बन सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस हाँ। आपने दे दिया है उनको लोग। अरुणा, अगर आपकी हम जर्नी देखें तो लास्ट जो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स था 2020 का, एंड उसके बाद 2023 में आपके 4 गोल्ड आए, एंड बाकी जो मेडल्स, सपोर्टिव मेडल्स थे। तो इस बार से और इस बार ओलंपिक्स से, लास्ट टाइम के पैरालंपिक्स और इस बार के पैरालंपिक्स से आपकी प्रिपरेशंस कैसी डिफरेंट चल रही है? मैम फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी मुझे कुछ भी नहीं पता था ओलंपिक्स का, कि वहां पे जाके होने क्या वाला है। मैं आपको बताऊं तो जब मैं लैंड हुई थी टोक्यो में, जब जिस दिन मेरा मैच नहीं था उस दिन से पहले मुझे सब नॉर्मल लग रहा था। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं ओलंपिक्स खेलने के लिए आई हूँ। मेरे मन में बस यही था कि जस्ट एक जैसे नॉर्मल टूर्नामेंट खेलने जाती हूँ मैं, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गया, यही तो, ये भी तो एक टूर्नामेंट है, इसको क्यों अपने दिमाग पे हावी होने देना कि मैं ओलंपिक्स के लिए आई हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं प्रेशराइज हो रही हूँ, नहीं। बट सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं होती कि वहां पे जाके मुझे इन द मेडल मैच में मुझे फ्रैक्चर हो जाता है। और उसके बाद भी जब वो मेडल मैच चल रहा होता है तो उससे पहले मैं आइसिंग करके उसको थोड़ा सा कर लेती हूँ कि मैं नेक्स्ट मैच निकाल लूँ। मैंने वो चीजें नहीं बताई थी किसी को भी कि मुझे पेन बढ़ रही है। बट जैसे मैच शुरू हुआ, जो मेरे अपोनेंट थे, पेरू की थी स्पिंजोआ क्रांजा, गोल्ड मेडलिस्ट, तो उनसे मेरा मैच पड़ा। तो उन्होंने उसी लेग के ऊपर हिट किया मुझे अटैकिंग पे। तो मुझे ये हो गया था कुछ हुआ, बहुत ऐसा हुआ कि बस मेरा पैर गया वहां से। पर हेड गार्ड लगा रखा था, मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला था कि मम्मी बस जैसे तैसे 5 मिनट निकाल लूं, ओलंपिक्स बार बार नहीं आता, यहाँ पे मैं क्विट नहीं कर सकती हूँ। रेफरी ने काउंटिंग शुरू कर दी थी कि आप क्विट भी कर सकती हैं। मैं क्या, नहीं, ओलंपिक क्या पता पेरिस में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कह सकती, ये ओलंपिक्स मेरा लास्ट ओलंपिक्स है, ऐसे समझ के खेलूंगी। वो वही बोलते हैं जो किस्मत में लिखा होता है वो तो आपको मिलता ही है, चाहे आप कितना भी कुछ करो। टोक्यो के आने के बाद सबसे पहले हुआ, हम हैं तो सब है, शरीर फिट है तो सब है, उसके ऊपर काम किया। और फिर अभी मेंटेलिटी ऐसी है मैम कि जा रही हूँ तो जिस चीजों की मैंने परफॉर्म अभी तैयारी करी है उस उन चीजों को लेके चलूं। और प्रेशराइज चीजों को लेके अभी बहुत सारे ऐसे मैसेज भी है मेरे पास कि आप ही हमारी उम्मीद हो, ऐसा है, उन चीजों को साइड में रख के कि मैं बस अपना बेस्ट देने के लिए जा रही हूँ। अच्छा हो बुरा हो जैसा भी होगा, मुझे अपना बेस्ट देना है। और हम रिजल्ट को सोच के पहले से ही नहीं चल सकते किसी भी चीज का, कि रिजल्ट क्या होने वाला है, कोई भी नहीं बता सकता कि कैसा रिजल्ट होगा। हम बस उस चीज को पुश कर सकते हैं कि हम इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। तो वो काम अभी मैं कर रही हूँ उस चीज, उस मेडल को पाने के लिए। ओलंपियन तो बन गई, पर ओलंपिक मेडलिस्ट बनना भी बाकी है। तो भगवान ने चाहा तो वो भी बन जाऊंगी जल्दी। ऑफ कोर्स बनोगे, एंड आपने बहुत बड़ी बात बोल दी कि रिजल्ट पे फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आई थिंक अक्सर हम, एथलीट हो या आम जनता हो, हम वो व्हाट इफ के बीच में फंस जाते हैं, वो एक बवंडर बन जाता है कि हम वहीं पे घूमते रहते हैं, ये क्या होगा, ये क्या होगा करके। तो जब आपने बोला कि उस आपकी जो ओपोनेंट थी इन टोक्यो पैरालंपिक्स, एंड उसी ने उसी लेग को टारगेट किया बिकॉज ऑफ द इंजरी, उस क्षण में कभी आपको ये ख्याल आया कि अब आगे ये स्पोर्ट में नहीं खेल पाऊंगी? नहीं मैम। नहीं। नाइस। नहीं। एंड स्टार्टिंग में जब आपने बोला कि आपकी आपके पेरेंट्स, आपके पापा, आपकी दादी सब खुश थे कि आपको वहां पे मेडल मिला, तो हाउ हैज द सपोर्ट ऑफ योर फादर एंड फैमिली कितना इम्पोर्टेंट रहा है आपके लिए टू कंटिन्यू इन दिस स्पोर्ट फॉर एवरी, लाइक फॉर एवरी मोटिवेशन स्पेस में? बिना फैमिली के तो आप एक नेशनल तक नहीं खेल सकते, मैंने तो फिर भी ओलंपिक्स खेल लिया। तो आप ये यहाँ से ही देखो कि कितना सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली का मुझे। स्टार्टिंग में जब मैं आपको ये बता दूं कि 2017 के बाद से मैं पैरा खेलना शुरू किया है, उससे पहले मैं जर्नल खेलती थी, मुझे पैरा के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी कि पैरा भी कुछ होता है।
तो जब आप एक पैरा एथलीट्स होते हो और जनरल के साथ कंपटीशन जब आपका चल रहा होता है, तो आप एक लेवल पे जाके रुक जाते हो, आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। सेम चीज मेरे साथ हुई। पापा मम्मी भी हो गए थे कि एक लेवल पे आके हो जा रहा है, तो मैं पापा को बोलती कि अब आगे क्या। ये हर एक लाइफ एथलीट की लाइफ में क्वेश्चन आता है जब आपकी ग्रोथ रुक जाती है, कि क्या मुझे गेम छोड़ देना चाहिए। बट जब पीछे से आपको पुश मिलता है फैमिली की तरफ से कि नहीं नहीं अभी कहाँ, स्ट्रगल तो अभी शुरू हुआ है, तब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ शिमला गए थे। 2017 में नेशनल हुई थी पैरा की, फर्स्ट टाइम मैं सिलेक्ट हुई थी एशियन चैंपियनशिप के लिए। और 2018 28 मई मेरे फर्स्ट बर्थडे के दिन मेरा सिल्वर मेडल था। मेरी फैमिली नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होती। ट्रू। आई थिंक हर किसी के लाइफ में फैमिली का सपोर्ट इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो कोई एग्जाम दे रहा हो या कोई कंपटीशन में कर रहा हो। सो वी आर हैप्पी कि आपको ऐसी फैमिली मिली, एंड आई होप आपकी फैमिलीज और लोगों को भी इंस्पायर कर सके टू हेल्प किड्स लाइक आगे, ताकि वो परस्यू कर पाए स्पोर्ट्स एज अ करियर। Sure. जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं अरुणा, फाउंडेशंस लाइक गो स्पोर्ट्स एंड बाकी जैसे और भी जो फाउंडेशंस है, उनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत रहा है। एंड आपके लाइफ में गो स्पोर्ट्स ने आपको कैसी मदद की, और आपकी जर्नी कैसी रही गो स्पोर्ट्स के साथ? गो स्पोर्ट्स को लेके मैं गो स्पोर्ट्स का जब फंक्शन होता है तब भी बोलती हूँ कि गो स्पोर्ट्स मेरे लिए मेरी फैमिली जैसी है। हर चीज में मतलब सपोर्ट एक होता है एथलीट्स को, खाली घर से सपोर्ट, बट बाकी चीजों की भी नीड होती है, हम्म। जो कि मुझे प्रोवाइड किया है गो स्पोर्ट्स ने। और गो स्पोर्ट्स को मैं जब भी स्टाफ बहुत अच्छा है, आप बोल ही नहीं सकते कि यहाँ पे कि ये दिक्कत है, नहीं कुछ भी नहीं। जब आपको कुछ छोटी सी भी दिक्कत होती है तो हमसे पहले वो खड़े होते हैं हमारे से आगे, कि नहीं हम संभाल लेंगे, तुम बस ट्रेनिंग करो, हम खड़े हैं। तो मेन रोल तो गो स्पोर्ट्स का है, क्योंकि एशियन गेम्स के बाद जो मेरा करियर और टोक्यो के बाद मैंने अप्लाई किए थे गो स्पोर्ट्स में, तो मुझे मेरे जो सीनियर दीदी लोग थे वो गो स्पोर्ट्स में थे, लतिका भंडारी और सौरव शर्मा भैया। हाँ तो हाँ। उनकी मैं स्टोरी देखती थी तो वो गो स्पोर्ट्स में थे। मेरे मन में ये था कि कभी ना कभी मुझे गो स्पोर्ट्स में जाना है। और जब मेरा गो स्पोर्ट्स में सिलेक्शन हुआ था तो मुझे फाइनली कुछ जो मन में सोचा था वो हो गया है। उसके बाद टोक्यो के बाद मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि जो पैर में दिक्कत थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल लॉस करी, एशियन चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल, मतलब क्वार्टर फाइनल पे आके मेरा रुक गया था, उससे आगे बढ़ ही नहीं रही थी। तो डॉक्टर से लेके फिजियोथेरेपिस्ट से लेके न्यूट्रिशन से लेके हर तरह की जो हेल्प मेरी हुई है वो गो स्पोर्ट्स ने ही करी है। तो थैंक्स टू यू गो स्पोर्ट्स। आई थिंक आपके वर्ड्स हमें भी इंस्पायर करते हैं, जब हम इतना कुछ कर पाते हैं। इतना कुछ नहीं, बट आई थिंक बहुत छोटा सा हिस्सा है हम किसी एथलीट की लाइफ की जर्नी का, एंड वो इम्पैक्टफुल रहता है इतना, उसके लिए हम ज्यादा खुश हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। अरुणा, आपने कहा था कि आपकी इंजुरीज हुई थी एंड एवरीथिंग, सो ये बैक टू बैक इंजुरीज होना एंड उसके बाद अपने आप को मोटिवेट करके आगे बढ़ना कहाँ से आता है? टोक्यो के बाद से इंजरी ही चल रही है। आप मेरा कोई भी टूर्नामेंट उठा लो, कोई भी, उससे पहले उससे एक महीने पहले मैं इंजरी में खुद को ठीक करके मैं खेलने के लिए जाती हूँ। आप रिसेंटली का एग्जांपल उठा लो, एशियन पैरा गेम जब मेरा हिस्टोरिक मेडल आया था, उससे पहले मेरे पैर में प्लास्टर था। जस्ट 1 मंथ पहले मैंने अपना प्लास्टर कटवाया, उसके एक महीने के अंदर मैंने रिहैब किया, सब कुछ करके तब मैं एशियन गेम्स खेलने के लिए गई थी। और रही बात इंजरी की, तो इंजरी एक एथलीट का गहना होती है, आप ये बोल सकती हो। जब तक इंजरी नहीं होती तब तक मजा भी नहीं आता खेलने के लिए, ओ। कि अरे ये तो कुछ सूना सूना सा लग रहा है। बट कोई बात नहीं, दर्द होगा जितना लाइफ में, स्ट्रगल होगा उतनी अच्छी ग्रोथ होगी। क्या पता भगवान ने मेरा इतना अच्छा लिख रखा हो, जितनी ज्यादा इंजरी है, मूवी जब बनेगी तब बहुत सारी मोटिवेशन एक साथ मिल जाएगी। जो आपने बोला कि एक गहना होता है, वो एक्चुअली इंजुरी वर्ड को बहुत इजी कर देता है इन द माइंड ऑफ एन एथलीट, बिकॉज ज्वेलरी किसको पसंद नहीं है। सबको पसंद है। अ, आपने हिस्टोरिक एशियन पैरा गेम्स मेडल की बात की थी, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए, कंसिडरिंग आपको इंजुरी भी थी? जब मैं क्वार्टर फाइनल मैच के लिए जा रही, मेरे कोच मेरे पीछे से, उन्होंने मेरा ऐसे सर पकड़ा। अच्छा। उस टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर मुझे सुनाई दे रहा था कि मैम क्या बोल रहे हैं। हम्म। अरुणा,
हिस्ट्री सब क्रिएट करते हैं, हिस्ट्री क्रिएट एक हो चुकी है, उसी हिस्ट्री को रिपीट नहीं करना है, यहाँ से हिस्ट्री बना के जानी है। मैं कहा जी मैम, बना के जाऊंगी। और मैंने मैम को ये बोला था कि जब मेरा मेडल आए आप मेरे को हक करके गोदी उठा लेना। मैम ने मुझे बोला है कि जब आप तू मेडल लेके आ मैं सब कर लूंगी। और मैं जैसे ही हमारा मूवमेंट ऐसे चल रहा था, क्वार्टर फाइनल का चाइना के अगेंस्ट मेरा मैच था, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 इक्वल इक्वल स्कोर चल रहे थे। विद इन सेकेंड में मेरी नीचे से किक निकल गई और मेरा स्कोर चढ़ गया विद इन सेकेंड। और वहां पे जब बोर्ड पे लिखा आया विनर अरुणा इंडिया, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं ही अरुणा हूँ और इंडिया से मैं ऐसे पूरी नर्वस हो गई थी। मैं अपना चेस्ट गार्ड चेक कर रही हूँ, अब मिला रही हूँ कि मैं ही हूँ। फिर मैम ने बोला तू ही है। फिर मैं बस पागल हो गई थी, उधर हेड गार्ड पहन के ऊपर फेंक दिया था कि यस फाइनली हो गया। एक जब मैम आप दूसरी कंट्री में जाते हो और उसी कंट्री की एथलीट के साथ आपका मैच होता है और आपका कोई सपोर्टर नहीं होता बाहर, हम्म। खाली आपकी कोच और आप और जो आपके टीम मेंबर होते हैं, वो टीम मेंबर भी मेरे दो या तीन तीन थे बस। हम्म। उन तीन में से और पूरी जनता में से तीन लोगों की आवाज नहीं आएगी कि इंडिया इंडिया। वो सब चाइना चाइना को सपोर्ट कर रहे थे। एक प्रेशर ये भी था कि क्या होगा, यही चांस है बस। जब मेरा मैच खत्म हुआ तब सारे चाइना वाले चुप थे, अकेली मैं शाउट कर रही। तो वो मोमेंट मैं नहीं बता सकती। तब मुझे मेडल मिल रहा था, जब मैं उस मेडल को देख के मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे कि ये हो गया फाइनली। और जो फ्लैशबैक थे टोक्यो में जो इंजरी हुई थी, वो सारे फ्लैशबैक मुझे आ रहे थे कि मैं कैसे व्हील चेयर पे गई थी टोक्यो में और कैसे मैं मेडल बाउट, वहां पे मैं क्वार्टर फाइनल हारी थी पर यहाँ पे मैं क्वार्टर फाइनल जीती हूँ। तो वो बहुत ही प्रीशियस मोमेंट था मेरे लिए, मैं नहीं उसको एक्सप्लेन कर सकती, अभी भी मुझे गूज बम्स आ रहे हैं। आई थिंक वो पूरे भारत के लिए बहुत प्रेशियस मोमेंट था। एंड वी होप कि आप, जैसे आपके कोच ने कहा, हिस्ट्री लाइक रिकॉर्ड तो सब करते हैं, हिस्ट्री को कम बनाता है, तो आप ऐसी हिस्ट्री बनाती रहे, ये जी। चलता रहे सिलसिला। अरुणा, आपका ऑफ डे ट्रेनिंग कैसा लगता है? व्हाट डू यू लाइक टू डू ऑफ, जब ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते हो तो? आपकी जब पूरे 5 दिन इतनी हैवी ट्रेनिंग हो जाती है तो छठे दिन ऑफ का पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकल गया। पूरे दिन रेस्ट में चला जाता है, सोने में चला जाता है। उठ के मैं तो क्या रे इतना टाइम हो गया, कल से फिर ट्रेनिंग। ओह, नहीं कोई। बॉडी कुछ मांगती ही नहीं है। अच्छा, तो इसमें आपको कुकिंग का भी शौक है, तो कुकिंग का टाइम नहीं मिलता? बिल्कुल, कुकिंग का शौक है बट वो कुकिंग के लिए मैं जो सामान फैला देती हूँ इधर उधर, बस कुछ भी कहीं पड़ा रहे, बस मुझे मेरा सामान बनाना है। मैं जब घर जाती हूँ, जब कुकिंग करती हूँ तो मम्मी मुझे 5 दिन बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। मेरी बेटी आ गई, छठे दिन वही शुरू हो जाता है, अरे तू भाई कूड़ा फैला रही है, तू यहाँ पे कपड़े फेंक रही है, तू वहां पे कपड़े फेंक रही है। तो फिर मैं क्या, मुझे थोड़ा सा कुछ भी बनाना है तो मैं पड़ी पड़ी मम्मी के पास देखती रहती हूँ। मैं कहा मम्मी ये बना के खिलाऊं आपको? भैया रहने दो, मैं खुद तुम्हें बना दूंगी। तो ऑफ डे तो मेरा पूरा ही सोने में ही निकल जाता है, या फिर थोड़ा सा अगर नींद नहीं आती है तो जो काम पेंडिंग होते हैं जैसे कपड़े धोना या फिर रूम का, मैं रूम की सफाई करती रहती हूँ क्योंकि गंदा रूम अच्छा नहीं लगता। रूम साफ होगा तो दिमाग साफ होगा। बहुत बड़ी बात बोल दी, रूम साफ होगा तो दिमाग साफ होगा। दिमाग साफ होना बहुत जरूरी है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि आगे आपके गोल्स क्या हैं, क्या करना चाहिए। आप जब बोल रहे थे कि कि जब कुछ भी टाइम नहीं मिलता है, एंड तो पास टाइम सिर्फ सोना ही है, कि आपको वैसे ट्रैवलिंग का भी शौक है? तो आप ट्रैवलिंग का, ट्रेवलिंग, आई लव ट्रेवलिंग। हाँ, तो ट्रैवलिंग कहाँ, मतलब शेड्यूल से निकालते हो कि आफ्टर इवेंट आप बहुत प्लान करते हो कि हाँ मेरे को यहाँ पे जाना है? ट्रेवलिंग का मुझे वैसे बाइक पे चलानी आती है नहीं, पर मैं बहुत सीखना चाहती हूँ कि मैं बाइक लूं और निकल जाऊं कहीं पे भी। मुझे पहाड़ों में जाना बहुत पसंद है, जहाँ पे कोई ना हो, पहाड़ हो और नदी चल रही हो, वहां पे कैंपिंग करके मैं आराम से मस्त अपनी दुनिया में। ऐसे तो अब जब आप पेरिस जा रहे हो तो वहां पे कुछ है दिमाग में कि हाँ आपको यहाँ पे जाना है, ये चीजें देखनी है, आईफिल टावर देखना है, ऐसा कुछ है कोई लोग? बिल्कुल, आईफिल टावर तो पता नहीं कब से मैंने स्क्रीनशॉट, कितने स्क्रीनशॉट ले लेके अपनी गैलरी में भरे हुए हैं। तो अब जब वो चीज मेरे सामने होगी तो मैं उसको पास क्यों नहीं जाऊंगी, दौड़ी दौड़ी जाऊंगी। आपको डांसिंग का भी शौक है, तो ऐसा कोई डांस मूव है जहाँ पे आप वहां पे करने वाले हो, कोई रील बनाने वाले हो जो हम देख पाए वहां से आपके आईफिल टावर के साथ? आ बिल्कुल बनाऊंगी। अब कोई ऐसा गाना पर्टिकुलर चूज तो नहीं कर रखा है कि कौन से गाने पे बनाऊंगी, बट जैसा मूड होगा उस हिसाब से, पर बहुत अच्छी रील बनाऊंगी। आप
को भी भेज दूंगी मैं। श्योर, प्लीज, हम वेट हाँ करेंगे। हाँ। अगर आपको चूज करना हो ट्रैवलिंग, कुकिंग और डांसिंग में, क्या होगा? मुझे तीनों बहुत पसंद है। एक्चुअली आप तीनों कर सकते हो, ट्रैवलिंग में कुकिंग कर सकते हो, हाँ। कुकिंग करते हुए डांस कर सकते हो, तीनों कर सकते हो। कोई आपके गो टू गाने हैं जो आप सुनते हो? अभी फिलहाल मैं ट्रेनिंग से पहले या ट्रेनिंग के बीच में ही शिव तांडव सुनती हूँ। बजता रहता है, तो थोड़ी एनर्जी फील होती है कि जहाँ पे मुझे ये लगता है कि लो पड़ रही हूँ थोड़ी सी, वहां पे नहीं नहीं, अरे ओलंपिक्स आ गया, खुद को मैं ऐसे, जब मैं मॉर्निंग उठती हूँ, मैं मिरर के सामने जाती हूँ, खुद को देखती हूँ और यही बोलती हूँ कि हिस्ट्री क्रिएट करनी है, थोड़े दिन बाकी है, स्टैंड अप, गेट अप। वन लास्ट क्वेश्चन, अरुणा, अब जो एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं इन द पैरालंपिक्स, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? अब श्री देखो कि जो भी एथलीट पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो ऐसे तो है नहीं कि नेशनल लेवल के एथलीट होंगे, वो भी अपनी कंट्री से बेस्ट आ रहे हैं, जैसे मैं अपनी कंट्री से जा रही हूँ, वो भी अपनी कंट्री से, वो भी अपना बेस्ट देंगे और मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। सब कुछ मेहनत के ऊपर है। डे, आपका लक, मेहनत दोनों डिपेंड करते हैं, तो सभी जो भी एथलीट्स आ रहे हैं सभी को गुड लक, और मुझे भी गुड लक। आपको तो पूरे 1.4 बिलियन लोगों का गुड लक है। कोई ऐसा नहीं है कि अगर टोक्यो में जिसने मुझे चोट मारी है तो उसके साथ ही बद, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी कुछ है वो एरिना के अंदर है, बाहर तो हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो सभी को गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर पेरिस 2024। Thank you so much, Aruna, for doing this with us, and we wish you all the थैंक best यू। for the Paris थैंक यू सो Paralympics. मच। I hope you soar the Indian flag high. हम देखें आपको उस पोडियम फिनिश में। आई होप्स, फिंगर क्रॉस।